हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिपीटेटिवली एग्जाम्स में जो है रॉयल्टी अकाउंट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम रॉयल्टी अकाउंट को। आज उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी होता क्या चीज है देखना। रॉयल्टी होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज कोई माइन है, ठीक है, माइंस है। अब माइन से सपोज कोल एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये जो कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है माइन से, इसके ऊपर जो ओनर को पैसा देगा, द पर्सन हु इज माइनिंग द कोल, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लैंड है मिस्टर ए का, ठीक है, मिस्टर ए का जमीन है और यहां से कोयला निकाल रहा है कौन? कोयला निकाल रहा है मिस्टर बी। तो मिस्टर बी कोयला निकालता है और उसको आगे मार्केट में बेचता है। लेकिन ये जो जमीन है ये किसका है? ये मिस्टर ए का है। तो जितना कोल मिस्टर बी निकालेगा इस जमीन से, उसके हिसाब से मिस्टर बी जो है रॉयल्टी पे करेगा। किसको? मिस्टर ए को। क्योंकि मिस्टर ए के एसेट को यूज कर रहा है, मिस्टर ए के माइंस को यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द कोल। तो जितना भी कोल वो एक्सट्रैक्ट करेगा उसके हिसाब से वो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को रॉयल्टी पेमेंट करेगा। क्लियर है? तो ये जो मिस्टर ए है इसको बोला जाता है यहाँ पे लैंडलॉर्ड। जैसे जमीन किराए में देते हैं, घर किराए में देते हैं, वैसे ही तुम सोच लो हम माइंस किराए में दिए हैं और वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको बेचेगा, बदले में हमको कुछ पैसा देगा। वो जो पैसा हमको देगा कोल एक्सट्रैक्शन के नाम का, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। क्लियर है? देखना, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जैसे कि मैं बताया वो पर्सन जिसका जमीन है, ठीक है। देखना, द पर्सन हु गिव्स आउट सम स्पेशल राइट्स ओवर समथिंग, से माइनिंग राइट्स, जैसे माइनिंग का अधिकार दिया है, या कोई पेटेंट है, कोई ओरिजिनल कंटेन है, मैं कोई मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया हूँ, तो मैं किसी कंपनी को वो फॉर्मूला दिया हूँ सो दैट वो कंपनी मेडिसिन बनाए। तो कंपनी मेडिसिन बनाएगा, बेचेगा, लेकिन कंपनी मेडिसिन किससे बना रहा है? मेरे मैं जो फॉर्मूला बनाया था, मैं जो रिसर्च किया था, जो मैं फॉर्मूला डेवलप किया था, उससे वो लोग मेडिसिन बना रहे हैं। तो उस मेडिसिन के ऊपर जो प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ पैसा वो लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है। और कॉपीराइट, जैसे मैं कोई बुक लिखा हूं, ठीक है, बट अब मैं बुक तो लिख दिया, आई एम एन ऑथर, आई हैव रिटन द बुक, अब उसको कोई और कंपनी पब्लिश कर रहा है, तो पब्लिश कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, बेच रहा है उसको, तो उसमें से कुछ पैसा मुझे देगा क्योंकि वो जो कंटेन है वो मेरा है। तो वो कंटेन को यूज कर रहा है और उसके बदले जो पेमेंट मुझे करेगा, दैट इज बेसिकली द रॉयल्टी। क्लियर है? तो मैं जो हूं, आई एम द लैंडलॉर्ड, जो मैं अपने अधिकार को यूज करने दे रहा हूं, आई एम कॉल्ड एज लैंडलॉर्ड। और जो सामने वाला है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे लेजी। ठीक है। देखना, टू अनदर पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को और क्या बोला जाता है? लेसर या पेटेंटी या फिर ऑथर। क्लियर है? तो ये हो गया पहला पर्सन, लैंडलॉर्ड, जो अपना अधिकार को दिया है किसी और को यूज करने के लिए। दूसरा पर्सन है जो वो अधिकार को लिया है, द पर्सन हु टेक्स आउट द स्पेशल राइट्स is called as the lessee, patentor or the publisher.
क्लियर है ये? अब ये लेजी जो है एक्सट्रैक्ट करेगा कोल, या फिर बुक लिखेगा, बुक मतलब बुक टाइप करेगा और प्रिंट करेगा और उसको बेचेगा, है ना? या फिर जो अगर पेटेंट्स होगा तो उस पेटेंट को यूज करके प्रोडक्शन करेगा, और ये सब करके जो पैसा आएगा उससे हमको कुछ पैसा देगा, दैट इज द रॉयल्टी। क्लियर है? नेक्स्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी इज अ पीरियोडिकल पेमेंट बेस्ड ऑन आउटपुट और सेल्स। किसी के हिसाब से भी हो सकता है, कितना बनाए, या कई बार होता है कितना बेचे, उसके हिसाब से। फॉर द यूज ऑफ सर्टेन एसेट्स और राइट लाइक माइंस, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है। दस रॉयल्टीज पेड बाय द लेजी, कौन पे करता है? लेजी, टू द ओनर, बाय द मैन्युफैक्चरर टू द पेटेंटी, और बाय पब्लिशर टू द ऑथर। क्लियर है? तो बेसिकली जिसका ओरिजिनल कंटेंट है, जो अपना अधिकार को किसी और को यूज करने के लिए दिया है, उसको बदले में रॉयल्टी मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मिनिमम रेंट। अब यहां से ठीक से समझना, ठीक है? व्हाट इज मिनिमम रेंट? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है अपना अधिकार दिया है मिस्टर बी को यूज करने के लिए। यहाँ पे मिस्टर ए को बोला जा रहा है लैंडलॉर्ड, है ना, और इसको बोला जा रहा है मिस्टर बी को लेजी, राइट? अब मिस्टर बी जो है उससे बातचीत हुआ है कि पर यूनिट जो वो प्रोडक्शन करेगा उसका 2 रुपया देगा, 2 रुपीज पर यूनिट एज रॉयल्टी। ठीक है, तो बात हो रखी है 2 रुपया पर यूनिट रॉयल्टी देगा। मिस्टर बी जितना प्रोडक्शन करेगा उसका 2 रुपया पर यूनिट वो रॉयल्टी देगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना, कोई साल मिस्टर बी प्रोडक्शन ही नहीं किया तो फिर तो मिस्टर ए का नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि उस बार उसको रॉयल्टी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो उसमें एक मिनिमम अमाउंट मेंशन हो सकता है, जितना देना ही पड़ेगा मिस्टर बी को। भले ही रॉयल्टी उतना ना भी होता हो, बट फिर भी उतना तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम उतना रॉयल्टी देना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसा कोई कंडीशन है एग्रीमेंट में, तो उस फिक्स्ड अमाउंट को बोलते हैं मिनिमम रेंट, डेड रेंट, या फिर फिक्स्ड रेंट। ठीक है, जैसे कि सपोज एग्रीमेंट में लिखा है कि डेड रेंट है 10,000 का। ठीक है, अब सपोज मिस्टर बी प्रोडक्शन करता है 2000 यूनिट, तो 2000 इंटू 2, रॉयल्टी कितना बनता है? सिर्फ 4000। लेकिन देना कितना पड़ेगा? देना पड़ेगा पूरा 10,000, क्योंकि 10,000 मिनिमम है, चाहे तुम प्रोडक्शन करो ना करो, मिनिमम 10,000 तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये मिनिमम अमाउंट को बोलते हैं फिक्स्ड रेंट। ठीक है, देखना, रॉयल्टी एग्रीमेंट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द क्लॉज दैट द लेसर और द लैंडलॉर्ड मस्ट रिसीव a minimum amount whatever be the production or sale in a particular period. Such minimum amount is known as minimum rent, dead rent, or fixed rent. Since the guarantee is for the payment of a minimum rent, it has the effect of paying actual rent based on output. Actual rent जितना हुआ, या फिर minimum rent whichever is higher. Obvious सा बात है, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा तो हो ही सकता है ना। तो अगर मैं 2000 यूनिट बनाया तो 2000 इंटू 2 कितना हो रहा है रॉयल्टी? 4000। तो मिनिमम 10,000 देना ही पड़ेगा। तो दोनों में से जो हायर है 10,000 देना पड़ेगा। अब सपोज एक और एग्जांपल बताता हूं, सपोज मैं 6000 यूनिट बनाया, तो 6000 इंटू 2 रॉयल्टी कितना हो रहा है? 12,000। तो मिनिमम था 10,000, ऐसे नहीं कि 10,000 ही देना है, मिनिमम है 10,000। अगर तुम 6000 प्रोडक्शन करोगे तो तुमको 12,000 देना पड़ेगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है या फिर जो मिनिमम रेंट है, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा। क्लियर? नेक्स्ट,
शॉर्ट वर्किंग्स, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग्स, इसी एग्जांपल में समझते हैं हम, ठीक है। देखना शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है, अब जैसे इस एग्जांपल में समझते हैं। ये जो 2000 प्रोडक्शन किया तो रॉयल्टी कितना बनता है, 2000 इंटू 2, रॉयल्टी तो 4000 बनता है, लेकिन देना कितना पड़ा, देना पड़ा 10,000। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा मिस्टर बी को, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। तो कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, 10,000 देना पड़ा, जबकि देना चाहिए था सिर्फ 4,000। तो कितना कम पड़ गया, 6,000 रुपया ज्यादा देना पड़ गया। देना चाहिए था 4,000, क्योंकि 2,000 यूनिट हम बनाए थे, 2,000 इंटू 2, 4,000 देना चाहिए था, लेकिन हम दिए हैं 10,000, तो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है ये? देखना, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट इज टर्म्ड एज शॉर्ट वर्किंग्स। तो हम शॉर्ट वर्किंग्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम रेंट 10,000 माइनस एक्चुअल रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से एक्चुअल कितना होना चाहिए था। जैसे हमारे एग्जांपल में मिनिमम रेंट जो था वो था 10,000 और एक्चुअल रॉयल्टी सिर्फ बनता है 4,000, 2,000 इंटू 2, तो 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। 6,000 इज कॉल्ड एज शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्राउंड और सरफेस रेंट। It is the fixed yearly or half yearly rent payable by the lessee to the landlord in addition to the minimum rent. तो एग्रीमेंट में मिनिमम रेंट के साथ साथ कुछ और भी टर्म्स हो सकता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट देना रहता है, या तो ईयरली या 6 महीना में एक बार या फिर क्वार्टरली। ऐसे रेंट को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट। ठीक है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल देना पड़ता है, प्लस जितना तुम एक्सट्रैक्ट करोगे उसके हिसाब से पैसा दोगे। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट सालाना या 6 महीना में एक बार देना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस रेंट। क्लियर है ये? तो सरफेस रेंट वैसे तो छोटा टॉपिक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसके ऊपर एग्जाम में तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट को एक बार भूल जाना ही ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ रिकॉपिंग शॉर्ट वर्किंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखना, अब जैसे स्टार्टिंग ईयर्स में तो प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी तो मिनिमम रेंट तो देना पड़ रहा है। जैसे पहला साल में प्रोडक्शन सिर्फ 2,000 हुआ, तो 2,000 इंटू 2, रॉयल्टी तो 4,000 बनता है, लेकिन देना पड़ता है 10,000, 6,000 ज्यादा देना पड़ गया। अब सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 3,000, तो रॉयल्टी बनता है 3,000 इंटू 2, 6,000, बट देना तो पड़ेगा मिनिमम 10,000, तो 4,000 तो शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग हो रहा है इनिशियल ईयर्स में, क्या हम इसको लेटर ईयर्स में एडजस्ट कर सकते हैं? अगर लेटर ईयर्स में रॉयल्टी ज्यादा हुआ तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पिछले सालों में हम शॉर्ट वर्किंग था, तो वो शॉर्ट वर्किंग को अभी हम एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर लीज एग्रीमेंट उसको अलाउ करता है शॉर्ट वर्किंग्स को एडजस्ट करने में इन द लेटर ईयर्स, तब उसको बोलते हैं रिकपिंग द शॉर्ट वर्किंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताता हूं, सपोज जो फर्स्ट ईयर है, ईयर 1, उसमें शॉर्ट वर्किंग आया 6,000 का। ठीक है, अब सपोज ईयर 2 का लेता हूं मैं। ईयर 2 में सपोज हमारा प्रोडक्शन हुआ 7,000 यूनिट्स, तो रॉयल्टी कितना बनता है, 7,000 इंटू 2, है ना। रॉयल्टी कितना बनता है, 7,000 इंटू 2, 14,000, राइट। तो क्या हम ये जो 6,000 पिछले साल में एक्स्ट्रा दिए थे, क्या उसमें से 4,000 एडजस्ट कर दें, 14 ना देके क्या 10 ही देंगे? अगर ऐसा अलाउड है कि 14 में से पुराना 4,000 का शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर देंगे और इस साल सिर्फ 10,000 देंगे,
तो ये जो 4,000 पिछले सालों का शॉर्ट वर्किंग करंट ईयर में एडजस्ट किए, दिस इज कॉल्ड एज रिकपिंग द शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है? क्या सर पूरा 6,000 एडजस्ट नहीं कर सकते? नहीं, 6,000 एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 6,000 एडजस्ट कर दिए तो ये 8,000 हो जाएगा। 14,000 माइनस 6,000, 8,000, जो कि मिनिमम रेंट से नीचे चला जाएगा। तो मिनिमम रेंट से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। क्लियर? तो ये करने के बाद हमारे पास 2,000 का जो शॉर्ट वर्किंग्स है वो बच जाएगा, जो कि हम लेटर ईयर्स में एडजस्ट कर सकते। क्लियर है? तो जो अर्लियर ईयर्स का शॉर्ट वर्किंग है उसको लेटर ईयर्स में हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिकपिंग द शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है? देखना, देखो, usually in the first few years of the royalty agreement, the work does not gather the required momentum because of the time taken in the preparation for starting the production or pushing up the sale. So short workings arising in the first few years may be may not be due to inefficiency of the lessee. Keeping this in view, royalty agreement may contain a clause that the short workings आर रिकवरेबल। रिकपिंग मतलब रिकवरेबल बाय द लेजी इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स व्हेन रॉयल्टी आर इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट। क्लियर? तो क्या बोल रहा है, इनिशियल ईयर्स में टाइम लग सकता है सेटअप करने में। तो हो सकता है इनिशियल ईयर्स में जो प्रोडक्शन कम हुआ है उसका रीजन इनएफिशिएंसी नहीं है। इनिशियल ईयर्स में जो प्रोडक्शन कम हुआ है उसका जो रीजन है वो स्टार्टिंग में लेट होता है प्रोडक्शन चालू करने में, वो रीजन है। इसी वजह से इनिशियल ईयर्स में जो शॉर्ट वर्किंग है उसको लीज एग्रीमेंट अगर अलाउ करे तो हम लेटर ईयर्स में एडजस्ट कर सकते हैं, जब लेटर ईयर्स में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बस हमको ध्यान रखना है कि कोई भी ईयर में जो हम रेंट पे करेंगे लैंडलॉर्ड को वो मिनिमम रेंट से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, short working should be carried forward and shown as an asset in the balance sheet as long as they are recoverable, and short working which cannot be recovered during the allowed period or recoupment should be closed by transferring to the PL account. तो जो शॉर्ट वर्किंग्स को हम रिकपमेंट कर सकते हैं वो शॉर्ट वर्किंग्स को हम बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। जो शॉर्ट वर्किंग्स आगे चल के फ्यूचर में एडजस्ट होगा उसको बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे, और जो शॉर्ट वर्किंग्स अब एडजस्ट नहीं हो सकता, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, जैसे लीज एग्रीमेंट बोलता है कि 3 साल तक ही एडजस्ट कर सकते हो, तो अगर 3 साल तक एडजस्ट नहीं हो पाया तो फिर अब ये शॉर्ट वर्किंग्स और एडजस्ट नहीं हो पाएगा और इसको हम राइट ऑफ कर देंगे पीएल अकाउंट में। क्लियर है? तो जो शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हो सकता है उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट में, और जो एडजस्ट नहीं हो सकता उसको राइट ऑफ कर देंगे पीएल अकाउंट से। क्लियर है? इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द रॉयल्टी एग्रीमेंट फॉर रिकपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स द सेम शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। अगर रॉयल्टी एग्रीमेंट अलाउ ही नहीं करता रिकपमेंट करने का तो रिकपमेंट हो ही नहीं सकता, तो सारा शॉर्ट वर्किंग्स फिर पीएल में ट्रांसफर होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सरप्लस। सरप्लस तो वो है जैसे मैं बताया तुमको कि अगर सोच लो प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स हुआ तो रॉयल्टी बनता है 8,000 इंटू 2, 16,000। तो 16,000 का एक्चुअल रॉयल्टी है जबकि मिनिमम था 10,000, तो 6,000 का ज्यादा रॉयल्टी दे रहे हैं हम लोग एज कंपेयर टू द मिनिमम रेंट। ये जो 6,000 एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं सरप्लस, और ये सरप्लस हम एडजस्ट कर सकते हैं from the short workings of the previous years. Clear है? Now, what is the difference between a rent and a royalty? ठीक है, देखना सबसे पहला रेंट के केस में टेंजिबल एसेट्स को दिया जाता है यूज करने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब।
रॉयल्टी में टेंजिबल या फिर कई बार पेटेंट, कॉपीराइट जैसे कि इनटेंजिबल एसेट्स को हम यूज करने के लिए देते हैं। बेसिस ऑफ पेमेंट, इट इज मोस्टली पेएबल ऑन अ वीकली, मंथली या ईयरली। जनरली जो है रेंट मंथली होता है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन, यील्ड और सेल। कितना प्रोडक्शन हुआ या कितना बिका उसके हिसाब से रॉयल्टी कैलकुलेट होगा। द अमाउंट ऑफ रेंट इज जनरली फिक्स्ड। रेंट का अमाउंट हमेशा जनरली फिक्स्ड रहता है पहले से ही, पर रॉयल्टी तो डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन या सेल हुआ, तो रॉयल्टी का अमाउंट हर साल बदलता रहेगा। यहाँ पे कोई मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रेंट। यहाँ पे एक क्लॉज हो सकता है फॉर द मिनिमम रेंट। क्लियर है? यहाँ पे जो पार्टी है उसको टेनेंट बोलते हैं, जो भाड़ा में लिया है, और जो भाड़ा में दिया है बिल्डिंग, ही इज कॉल्ड एज लैंडलॉर्ड। यहाँ पे जो रॉयल्टी में लिया है लेजी, पेटेंटी या पब्लिशर बोलते हैं, और जिसको रॉयल्टी मिलेगा उसको लेसर, पेटेंटर या ऑथर बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज रॉयल्टी, व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन रॉयल्टी अकाउंट। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे, क्या एंट्री पास होगा इन केस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।